नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 22। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का दोस्तों नाम है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए उसमें दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे ही गए। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। और दोस्तों इस टॉपिक से जितने जुड़े हुए आपके डाउट्स और क्वेरी सभी दोस्तों आज के इस सेशन में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बेहतरीन सेशन होने वाला, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें संघीय न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया गया यानी वर्णन किया गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना है वो कौन सा भाग है। तो भाग 5 यानी संविधान का दोस्तों जो भाग 5 है, इसमें संघीय न्यायपालिका के बारे में बात कही गई है। और अगर बात करें भारतीय संविधान का ऐसा कौन से अनुच्छेद है जिसमें जो संघीय न्यायपालिका इसके बारे में बात कही, तो दोस्तों आपको आर्टिकल भी साथ साथ में याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल आपका जो है, आपके दोस्तों जो आर्टिकल है 124 से लेकर के 147 तक दोस्तों इनमें क्या बात कही गई, संघीय न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। तो आपको इनको जरूर याद रखना, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जो संविधान के व्याख्याकार और जो संरक्षक माने जाते हैं तो किसको माना गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है ये भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार होता है। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होते हैं। दोस्तों आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ से दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं, और यहाँ से अगर क्वेश्चन भी आएगा तो इन्हीं में से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और हम लोग आज के इस सेशन में 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय होता। दोस्तों सर्वोच्च जो न्यायालय है ये भारतीय संविधान के व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी माना गया। तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। यानी दोस्तों जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस कानून के अंतर्गत की गई, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर बात करें, जो बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियां थी, उस समय जो ब्रिटिश संसद का कोई जो ब्रिटिश संसद थी दोस्तों, तो उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु जो बाध्य कर रही थी, यानी जांच के लिए जो बाध्य कर रही थी, उसी के दौरान दोस्तों जो ब्रिटिश संसद ने सोचा कि जो ये कंपनी है इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यानी रोकने के लिए इसकी ज़रूरत है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। तभी दोस्तों आपकी इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, दोस्तों इसी के तहत ये नियम पारित होता है। और इसी के तहत दोस्तों न्यायिक प्रशासन के लिए कलकत्ता में, कहाँ पर दोस्तों, आपको ये स्थान याद रखना है, कलकत्ता। कलकत्ता में दोस्तों क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव शामिल किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रस्ताव रखा जाता, शामिल किया जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो
तो ये किस एक्ट के तहत हुआ था? तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यानी दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके अधीन हुई थी, किसके अंतर्गत हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये दोस्तों हुई थी आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसी के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। तो आपको ये बात जरूर याद रखना है कि केंद्रीय बैंक दोस्तों, जो केंद्रीय जो बैंक है, इसकी जो स्थापना है वो किसके तहत की गई थी? तो आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी के तहत आपके जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और केंद्रीय बैंक की स्थापना दोस्तों, इन दोनों की इसी कानून के तहत की गई थी। तो आपको इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स आपके एग्जाम वाला बार बार पूछता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर आपको मालूम है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको याद रखना है। जो मूल रूप से दोस्तों संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो और न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई दोस्तों 7 होती है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो आपको याद रखना है बिल्कुल। यहाँ पर दोस्तों जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के जो अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान है दोस्तों, वो कितना होता है? 33 है। ठीक है, और दोस्तों ये जो बात संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है? तो दोस्तों आर्टिकल आपका जो 124 का फर्स्ट है, उसमें ये बात कही गई कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा दोस्तों? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य जो न्यायाधीश वो नहीं होंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? अगर दोस्तों उच्चतम जो न्यायालय है, इसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ानी है, वृद्धि करनी है, तो इस प्रकार की जो शक्ति मिली हुई वो किसके पास है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, पार्लियामेंट यानी संसद को दोस्तों ये शक्ति प्राप्त है। तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो इनमें से कौन कौन सी अहर्यताएँ उसके पास होनी चाहिए। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दोस्तों ये अर्हता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ये भी दोस्तों बात सही है। वह एक पारंगत विधेयता हो, तो ये भी दोस्तों बात सही है। यानी दोस्तों यहाँ पर ये तीनों अहर्यताएँ इसके पास होनी ही चाहिए, तभी दोस्तों किसी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई भी एक अहर्यता उसके पास होनी चाहिए, तभी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? यानी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनके अलावा जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? तो आपको दोस्तों याद रखना, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी दोस्तों भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बात को याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किससे परामर्श करते हैं? यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होती हैं अगर उनकी नियुक्ति करना तो वो ये जो परामर्श है, सलाह है, किससे करेंगे? तो आपको दोस्तों याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग एक बार देख लेते हो पूरी, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अगर आप लोग पढ़ लेते हो अच्छे से, तो दोस्तों आपको दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता तो आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाओगे अपने एग्जाम में। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों से, जब भी कोई वीडियो देखिएगा आप लोग तो शुरू से लास्ट तक पूरी देखा करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? यानी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है ये किस देश के न्यायालय से प्रेरित है? जो कि दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना दोस्तों। ये जो प्रणाली है ये किससे प्रेरित है? ये दोस्तों फ्रांस का जो संविधान है वहाँ से, वहाँ का न्यायालय है वहाँ से दोस्तों ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये प्रेरित है। तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें जो भारतीय संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों ये किया गया आपके सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय, यानी सभी में किया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, यानी किस कंडीशन में दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गण पूर्ति नहीं होता है तब दोस्तों जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो आपको इस बात को याद रखना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? यानी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों आपको याद रखना इनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करेंगे, इसके बाद इनकी जो है नियुक्ति करते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? देखिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको याद भी रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को जो है कम से कम कितने वर्ष का जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों आपको याद रखना है कम से कम कितने वर्षों का, तो 10 वर्षों का। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बनाए रह सकता है? तो अगर बात करें दोस्तों कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो एक न्यायाधीश की उम्र होती है उसके पद पर रहने की वो कितनी होती है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष, यानी 65 ईयर दोस्तों वो है अपने जो है पद पर बना रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु रखी गई है दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका, तो आपको याद रखना वो भी 65 वर्ष है। ठीक है, 65 ईयर, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है?
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, इसलिए मैं उसी प्रकार से यहाँ पर ऐड भी करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आप लोग ये भी देखा करें किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों जो न्यायाधीश है वो कितनी आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है? तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का भी याद रखना है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों उसकी जो कार्य है वो 65 वर्ष तक, जबकि यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपको याद रख, इस प्रकार से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? यानी दोस्तों अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय है उसके अगर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो किन प्रमाणों के आधार पर हटाया जा सकता है? तो आपको दोस्तों याद रखना है, उसको कदाचार और असमर्थता के कारण उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का जो प्रस्ताव है पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? यानी दोस्तों अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का जो प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो उसको पद से हटाने के लिए आदेश कौन जारी करता है? दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है ये जो आदेश है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी किया जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों ये जो आदेश है जारी किया जाता है अगर महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना दोस्तों, जस्टिस रामास्वामी। दोस्तों जो जस्टिस रामास्वामी थे इनके खिलाफ जो है संसद में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पेश किया, जो कि पहले न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? दोस्तों वेतन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को कितना मिलता है, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको दोस्तों जो प्रतिमाह जो वेतन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 2,80,000, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? यानी तो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको कितना जो है वेतन मिलता है महीने में? तो ये बात भी आपको याद रखना दोस्तों, उनको जो दिया जाता है 2,50,000। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम को कौन करेगा? यानी दोस्तों अगर देश में एक ऐसी स्थिति आ जाए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद अगर खाली हो जाएं तो उस समय उनके जो कार्यभार है, उनके जो काम है, उनको कौन संभालता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो महाधिवक्ता होंगे, कौन हो दोस्तों? जो महाधिवक्ता होंगे वही दोस्तों इनके काम को संभालेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो जाती है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम को दोस्तों कौन संभाले? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि भारत के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही क्या करेंगे, इन दोनों के जो काम है उनको संभालेंगे। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? यानी दोस्तों ऐसे कौन से इनमें से व्यक्ति हैं जो भारत के भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों आपके जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे ये मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं नहीं? यानी दोस्तों अगर कोई भी
सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, अगर वो पद से अपने हट जाते हैं यानी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद क्या वो किसी न्यायालय में न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो दोस्तों कभी नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी। यहाँ पर ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों अगर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, तो ये जो अधिकार दोस्तों किसको प्राप्त है? आपको याद रखना दोस्तों, ये जो संसद को प्राप्त है, किसको? पार्लियामेंट को ये अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं, प्राप्त हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो कौन सा ऐसा कानून है यह निश्चित करता है कि उच्चतम न्यायालय की जो समस्त यानी जो पूरी कार्यवाही वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका वो जो आर्टिकल है आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। तो दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, इसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि जो उच्चतम न्यायालय की पूरी कार्यवाही, समस्त कार्यवाही वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। तो ये बात दोस्तों संविधान के आर्टिकल 348 में ये बात कही गई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये ऐसी कौन सी संस्था है जिसका निरीक्षण कर सकता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है इसका दोस्तों ये निरीक्षण कर सकता है। अगर बात करें दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय के बारे में संविधान के किस भाग में ये बात कही गई है, तो दोस्तों आपका जो भाग 6 है, भाग 6 दोस्तों ये उसमें बात कही गई है। अगर बात करें कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल आपका 233 से लेकर के 237 में दोस्तों ये बात बिल्कुल कही गई। तो आर्टिकल और भाग आपको इन दोनों को याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में न्यायपालिका क्या होती है? दोस्तों आपको याद रखना, आपके एसएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में न्यायपालिका होती है ये क्या होती है? तो दोस्तों भारत में जो न्यायपालिका होती है आपको याद रखना है स्वतंत्र होती है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप किस प्रकार का है? दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है कि भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है दोस्तों वो किस प्रकार का है? तो एकीकृत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? यानी दोस्तों अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान कोई विवाद हो जाता है तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो किसको सौंप दिए जाते हैं? तो आपको दोस्तों याद रखना, इस प्रकार के जो मामले हैं भारत का उच्चतम न्यायालय देखेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय को है। ये बात अभी हम लोग पीछे पड़ चुकी है। तो यह उसका क्या होता है? यानी दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय का क्या होता है? मौलिक अधिकार होता है, पुनर्वाहिक अधिकार होता है, या परामर्शी अधिकार होता है, या बहुमुखी अधिकार होता है? तो इनमें से कौन सा अधिकार ही माना गया उच्चतम न्यायालय का? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो अधिकार होता है ये उसका मौलिक अधिकार माना गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? दोस्तों अगर राष्ट्रपति इस प्रकार के कानूनी मामलों में अगर परामर्श लेना चाहता है तो वो किससे परामर्श लेगा? तो आपको दोस्तों याद रखना है वो सर्वोच्च न्यायालय से लेगा। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया, ये बात दोस्तों किस आर्टिकल में संविधान की कही गई? तो आपको दोस्तों याद रखना जो बात है आपका जो आर्टिकल 143 यानी 143 में दोस्तों ये बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय जो है परामर्शदात्री होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है ये किसको प्राप्त है?
तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ये उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का जो प्रयोग है ये कहाँ पर किया जाता है। यानी दोस्तों, भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये बात आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज के इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट और आपके जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम पूछे गए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज की इसमें हम लोग डिस्कस के लिए। उम्मीद है कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो 100% दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। बस क्या करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी ज़रूर देख लेनी है। अगर दोस्तों कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा देना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनों का जो संग्रह है। और आप लोग चैनल पहली बार हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।